सीन स्टार्ट होता है जोरदार बारिश से, जहां साओ किंग जीयू को कुछ बता रही थी। साओ किंग गांव से कुछ अनजान स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट कर पा रही थी। गांव में कुछ मेहमान आए थे, कुछ इंट्रूडर्स लैंड ऑफ फॉग में घुस आए थे। जीयू नए लोगों की बातें सुन टेंस हो जाता है। वो उन अननोन लोगों के अननोन डेंजर के बारे में सोचने लगता है। जीयू उन लोगों के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहता था, उनके नंबर्स के बारे में जानना चाहता था, उनके गांव में आने का रीजन के बारे में जानना चाहता था। पर इससे पहले कि साओ किंग अपने टेलीपैथी से और कुछ बता पाए और कुछ इन्फॉर्मेशन ला पाए, साओ किंग को साओलिंग के पास्ट के बारे में विजन्स आने लगते हैं और साओ किंग साओलिंग के बॉडी से अपना कंट्रोल खो देती है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि साओलिंग की बची कुची सोल अब साओ किंग के स्पिरिट के साथ मर्ज हो रही थी, साओ किंग से सहारा पा रही थी। जीयू साओ किंग और साओलिंग दोनों को हेल्प करने के लिए अपना ट्री सैप के लाइफ एसेंस को साओ किंग को पिला देता है और ट्री सैप पी के साओ किंग की स्पिरिट लेवल 3 से डायरेक्ट लेवल 5 में पहुंच जाती है। वो अपनी बहन साओलिंग के सोल को पूरी तरह अपने में फ्यूज कर देती है। साओलिंग और साओ किंग अब एक सिंगल सोल बन जाते हैं। दूसरी तरफ योन गोयून गांव में पहुंच चुका था और साओलिंग के बॉडी के सामने था। साओलिंग के ग्रैंडपा साओलिंग को कोमा से बाहर लाने के लिए गोयून से मदद मांग रहा था। साओलिंग को चेक करते ही गोयून सरप्राइज हो जाता है। साओलिंग की स्पिरिचुअल पावर को देख सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि साओलिंग के चारों तरफ स्पिरिचुअल पार्टिकल्स मौजूद थे। वो एक अवेकनर थी और फायर एफिनिटी की एट्रीब्यूट्स पोजेस करती थी। गोयून समझ चुका था कि साओलिंग उन्हीं में से एक अवेकनर थी। प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के साथ साओलिंग स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में ऊंचाइयों तक पहुंच सकती थी। तो साओलिंग को ठीक करने के लिए, रिकवर करने के लिए गोयून चुपके से साओलिंग को एक पोशन पिला देता है। पोशन जो आसपास के इलाके से स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकती थी और पेशेंट को 1-2 दिन में हील कर सकती थी। पोशन पीते ही चारों तरफ से एनर्जी पार्टिकल साओलिंग को घेर लेते हैं और एक एनर्जी का पिलर धमाके के साथ काली अंधेरी रात को चीरते हुए आसमान की तरफ निकल पड़ती है। शाओलिंग अवेकन हो चुकी थी। अपने स्पिरिचुअल लेवल में अवेकन होने के साथ साथ कोमा से भी वो बाहर आ चुकी थी। जहां शाओलिंग को उठते देख उसकी फैमिली, उसके गांव वाले खुश हो रहे थे, वहीं गोयुन कंफ्यूज था। वो अपने पूरे लाइफ में किसी पेशेंट को इतनी जल्दी कोमा से रिकवर होते नहीं देखा था। हमें यहाँ पे पता चलता है कि साओ किंग ट्री के लाइफ एसेंस पी के शाओलिंग के सोल के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो चुकी थी। अब वो शाओलिंग को पूरी तरह से पोजेस कर पा रही थी। साओ किंग शाओलिंग के बॉडी में रह के जीव की जासूस बन चुकी थी। पूरा स्क्वाड अब गांव में पहुंच चुका था। पूरा गांव शाओलिंग के होश में आने की खुशी में रिसर्चर्स के स्क्वाड को धूमधाम से स्वागत कर रहा था। पूरा गांव चहल पहल से भर चुका था। पार्टी में पूरे गांव के लोग एक साथ रिसर्चर्स के स्क्वाड के साथ खाना पीना कर रहे थे। वहीं शाओलिंग भी बैठी थी। शाओलिंग जीव के कहने पे अपना काम शुरू कर दी थी, अपना जासूसी का काम, अपना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का काम। शाओलिंग गोयुन से पूछती है कि उनकी स्क्वाड ऐसी सुनसान जगह पे क्यों आई थी, उनका यहाँ पे क्या काम था। तो शाओलिंग की क्वेश्चन का आंसर देते हुए गोयुन बताता है कि वो लोग इस जगह पे रिसर्च करने के लिए आए थे, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे, म्यूटेंट बीस्ट के बारे में पता करने को आए थे। हमें यहाँ पे पता चलता है कि इंसानों के पास स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल सैटेलाइट थे, जो स्पिरिचुअल पावर की अबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट कर सकते थे। सैटेलाइट स्पिरिचुअल पावर के लोकेशन तो बता सकते थे, पर एक्यूरेटली उनको पिन पॉइंट नहीं कर सकते थे। रिसर्च स्क्वाड के हिसाब से अगर इस जगह पे स्पिरिचुअल अबनॉर्मलिटी होगी तो पूरे एरिया को इवैक्यूएट कर दिया जाएगा, गांव को पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा। सैटेलाइट के बारे में सुनते ही जीव घबरा जाता है, पर जब जीव को पता चलता है कि सैटेलाइट एक्यूरेटली कुछ बता नहीं पाता तो उसकी जान में जान आती है। जीव श्योर हो जाता है कि स्पिरिचुअल अबनॉर्मलिटी जरूर टोमाहोक स्नेक की लड़ाई के दौरान डिटेक्ट हुआ होगा, क्योंकि पूरे कैनियन के एरिया को जीव अपने डेंस फॉग से ढक के रखता है, इसलिए वो लोग अभी तक इंसानों के हाथों नहीं लगे थे। वरना स्पिरिचुअल सैटेलाइट की वजह से जीयू और उसके बीच कब का टेस्ट सब्जेक्ट बन चुके होते। जीयू अब इंसानों से, उनके एडवांस मैकेनिज्म से, उनके टेक्नोलॉजी से घबराने लगता है। पर अगर इंसान उसके एरिया में आ गए, उसको ढूंढ लिए, फैमिली को चोट पहुंचा दिए, तो इंसान उसके कहर से नहीं बच पाएंगे। सीन शिफ्ट होता है गांव में, जहां सुबह सुबह पूरा स्क्वाड फॉरेस्ट के बारे में पता करने को निकला होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रिसर्चर्स गांव को इवैक्यूएट करना है या नहीं, फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करके उसकी स्पिरिचुअल म्यूटेशन लेवल को देख के डिसाइड करने वाले थे। फॉरेस्ट के अंदर जाते ही स्क्वाड का विजिबिलिटी ना के बराबर हो गया था। वो एक ही जगह बार बार घूमने लगे थे, वो कंफ्यूज होने लगे थे। 2 दिनों तक पूरी स्क्वाड फॉरेस्ट की कोहरे में अटक रहा था। गोयुन क्लेवर था, वो जगह जगह मार्क छोड़ रहा था, पर कोहरे की वजह से सब मजबूर होकर गोल गोल घूम रहे थे। कोहरा उनके दिमाग के साथ खेलने लगा था। उसी कोहरे पे कोई उन पे नजर रख रहा था, उनकी हर हरकत पे कोई नजर गड़ाए हुए था और उसके जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। रिसर्चर्स का स्क्वाड जितना कैनियन के गहराई में जा रहा था, उतना ही कोहरा बढ़ता चला जा रहा था। उनको सिचुएशन डेंजरस लगने लगा था। तभी उनको एक वुल्फ की रोने की आवाज सुनाई देता है। आवाज को सुनते ही टीम का कैप्टन सारे स्क्वाड को अलर्ट कर देता है, क्योंकि इस घने कोहरे में अगर वुल्फ अटैक कर भी दे तो उसे देखना नामुमकिन था, उससे अपने आप को बचाना नामुमकिन था। जहां सारे स्क्वाड मेंबर्स वेपन हाथ में लिए अपने आप को वुल्फ से बचाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं घने कोहरे से एक बड़ा सा वुल्फ आके स्क्वाड के कैप्टन को ही अपने दांतों में जकड़ लेता है, उसे अपना शिकार बना लेता है। बीच की पहचान करके कैप्टन को बचाने के लिए सारे फोर्स म्यूटेंट विंड वुल्फ पे गोलियों की बौछार कर देते हैं, पर म्यूटेंट विंड वुल्फ पे गोलियों की कोई असर नहीं होता, उल्टा गोली सोल्जर्स पे ही वापस बाउंस हो जाता है। गोयुन अपने कैप्टन को इस तरह से मरने नहीं देने वाला था। गोयुन अपने सुपर ह्यूमन ताकत को लगा के म्यूटेंट विंड वुल्फ पे कूद जाता है। अपने जोरदार किक से म्यूटेंट विंड वुल्फ को वो घायल कर देता है और अपने कैप्टन को वुल्फ के चंगुल से बचा लेता है। पर म्यूटेंट विंड वुल्फ के लिए ये घाव कुछ भी नहीं था। वो तुरंत गोयुन पे अपने पंजों से हमला करने
कर देता है और घायल करके कोहरे में गायब हो जाता है। एक सुपर ह्यूमन जो अपने पावर के लिए जाना जाता था, वो सुपर ह्यूमन एक मामूली बीस्ट से हार रहा था। गोयुन कंफ्यूज होने लगता है। उसको लगने लगता है कि जैसे कोहरा उनको वार्निंग दे रहा हो, उनको वहां से भागने के लिए बोल रहा हो। गोयुन को लगने लगता है कि कोहरा म्यूटेंट बीस्ट को फुल सपोर्ट कर रहा था, जैसे कि कोहरे का एक कॉन्शियसनेस था। देखते ही देखते दूसरा एक बीस्ट भी सोल्जर्स पे हमला कर देता है। सोल्जर्स बीस्ट को गोलियों से रोकने की कोशिश तो करते हैं, पर उस पे गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। बीस्ट एक हनीपॉट बैजर था और अपने तेजदार पंजों से और नुकीले दांतों से कई सारे सोल्जर्स पे एक साथ हमला कर रहा था। अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए गोयुन आर्मर पियर्सिंग बुलेट लॉन्च करने के लिए अपने सोल्जर्स को कमांड दे देता है। जोरदार ब्लास्ट के साथ आर्मर पियर्सिंग बुलेट निकलता है और हनीपॉट बैजर की तरफ हाई स्पीड से जाने लगता है और एक धमाका होता है। क्योंकि हनीपॉट बैजर एक मिड ग्रेड बीस्ट था, तो उस बुलेट से उसे वहीं मत जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं था। म्यूटेंट विंडुल्स हनीपॉट बैजर के सामने आ गए थे और उसको आर्मर पियर्सिंग बुलेट से बचा लिए थे। सोल्जर सिचुएशन की ग्रेवनेस समझ चुकी थी, क्योंकि सामने एक नहीं बल्कि चार चार म्यूटेंट विंडुल्स खड़े खड़े गुर्रा रहे थे।